इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ टू स्विचेज S1 एंड S2 हैव 90% एंड 80% चांस ऑफ वर्किंग रेस्पेक्टिवली, मतलब कि जो स्विच 1 है उसके वर्क करने के चांस कितना प्रतिशत है, 90%। और जो स्विच S2 है उसको वर्क करने का क्या प्रोबेबिलिटी है या चांस है, 80% दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ फॉलोइंग सर्किट विल वर्क। तो मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक फिगर 1 का क्वेश्चन है, एक फिगर 2 का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि जो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सर्किट वर्क करेगा। तो वर्क करने का मतलब क्या है कि बल्ब जलना चाहिए। तो किस केस में बल्ब जलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, पहला फिगर वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला बल्ब तभी ना जलेगा जब स्विच 1 भी काम करे और स्विच 2 भी काम करे। जब दोनों स्विच काम करेगा तभी बल्ब जलेगा। तो पहला भी काम करना चाहिए, दूसरा भी काम करना चाहिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा कि व्हेन बोथ स्विच विल वर्क, जब दोनों स्विच वर्क करेगा तभी ना काम चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सर्किट विल वर्क इज क्या होगा, स्विच 1 एंड स्विच 2 दोनों काम करे तभी बल्ब जलेगा। और दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या इंडिपेंडेंट है, स्विच 1 ना ये स्विच 2 पर भी नहीं डिपेंड कर रहा है और स्विच 2 जो है स्विच 1 पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 दिया हुआ है 90%, 90% मतलब 90/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 दूसरे स्विच का प्रोबेबिलिटी क्या दिया है, 80%, तो 80/100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 9.72 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरे सर्किट को सोल्व करते हैं। दूसरे सर्किट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दूसरा सर्किट में देखते हैं कि ये बल्ब जलेगा या तो स्विच 1 को क्लोज करेंगे तो इधर से करंट जाएगा, इधर से करंट जाएगा, इधर से ये जब सर्किट को क्लोज कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और मेरा बल्ब जलने लगा, मतलब कि सर्किट वर्क कर गया। या तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जब मैं स्विच 1 को ओपन रखूँ और स्विच 2 को क्लोज कर दूँ, तो जब मैं स्विच 2 को क्लोज करूँगा तो इस बार जो करंट जाएगा वो करंट नीचे वाले सर्किट से जाएगा, क्योंकि क्लोज सर्किट में ही करंट जाता है। तो सर्किट के वर्क करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब लैंप को जलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो लैंप जब तभी जलेगा ना, या तो स्विच 1 क्लोज कर दिया जाए या तो स्विच 2 क्लोज कर दिया जाए तो सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट वर्क करने लगेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगा कि या तो सर्किट 1 वर्क करे या तो सर्किट 2, स्विच 1 वर्क करे या तो स्विच 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 आइदर या तो S2, या तो S1 क्लोज करेंगे तो वर्क करेगा, या तो S2 क्लोज करेंगे तो वर्क करेगा। और जानते हैं कि S1 और S2 क्या दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, एक के अकर करने से दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट है, उसे एक दूसरे से मतलब नहीं है। तो जब इंडिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट फार्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी का। तो क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 ये होता है। तो 1 माइनस इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है, तो S1 इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। तो 1 माइनस दोनों को जो प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या 0.72, तो इसका क्या हो जाएगा 8 और 9 में से 7 गया 2, 0.28 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 0. कितना होगा 28 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर फार्मूला में ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट स्विच 1
क्लोज स्विच नोट S2, मतलब स्विच 1 भी नोट होगा नहीं होना चाहिए और स्विच नोट 2 का भी नोट होना चाहिए, बार होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, तो 1 माइनस स्विच 1 के नहीं वर्क करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। फार्मूला तो यही होता है कि 1 माइनस नोट स्विच 1 इंटरसेक्शन नोट स्विच 2, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का नोट नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नोट नहीं होने की एक में से घटा देंगे ना कि S1 का प्रोबेबिलिटी क्या था, तो S1 का प्रोबेबिलिटी क्या था 9/10 इंटू इसी तरह से 1 माइनस क्या हुआ 8/10, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसका क्या आंसर होगा 1 माइनस, जब इसे करेंगे तो 1/10 और जब इसे सोल्व करेंगे तो 2/10 होगा। तो इसका क्या 1 माइनस 0.02, तो मतलब 0.98 हो जाएगा आंसर। ये गलत ही हुआ था, सॉरी थोड़ा गलत हो जाता। तो इसके वहाँ मैंने पहला जो क्वेश्चन सोल्व किया था वहाँ भी नोट लगा करके ही लिखना चाहिए था, मुझे गलती हो गया था, सॉरी। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर 3 प्रोडक्ट introduced in the market are 1/3, 2/5 and 2/3 respectively. Assuming independence, find the probability that 3 products are successful. कह रहा है कि जो तीनों जो प्रोडक्ट्स है उसको सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये पूछ रहा है। ये कंपनी जो है वो ये मूल्यांकन किया कि जो 3 प्रोडक्ट जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, बना है, तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या दिया कि 1/3 है, 2/5 है एंड 2/3 है। तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, तीनों जो प्रोडक्ट है सबका प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है इवेंट से। तो अब हमें ये बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि ऑल 3 प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल, कि सफल हो ही जाए जो मार्केट में था। तो ऑल थ्री का क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल, ऑल 3 प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल होने के लिए मतलब हमें क्या चाहिए, तीनों सक्सेसफुल करना है ना, या तो पहला भी सक्सेसफुल होना चाहिए एंड दूसरा भी सक्सेस होना चाहिए एंड तीसरा भी सक्सेस होना चाहिए। तो जब तीनों सक्सेस होना चाहिए और कह रहा है कि ABC जो इवेंट है वो क्या सक्सेस होने का, ABC क्या है सक्सेस होने का इवेंट है, वो क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो मतलब पहला जो A इवेंट्स है वो पहला प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, दूसरा इवेंट जो है कि दूसरा प्रोडक्ट है वो भी सक्सेसफुल है, और जो तीसरा इवेंट C है वो भी सक्सेसफुल है। तो तीनों सक्सेसफुल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या करते हैं, तीनों के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। क्यों, क्योंकि ABC इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है ए इवेंट का, अब B इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/5 और C इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/3। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या होगा 4/9=45। तो ये आंसर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट इसका सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या करा है कि नॉन प्रोडक्ट्स आर इज सक्सेसफुल, तो इतना प्रोडक्ट क्या है कि सक्सेसफुल है, तो 1 में से माइनस कर देंगे, या तो क्या करेंगे कोई भी कराने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल, नॉन प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल। तो जब नॉन प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल है तो हम क्या करेंगे, मतलब कि A भी सक्सेस नहीं है एंड B भी सक्सेस नहीं है एंड C भी सक्सेस नहीं है। तो इसे भी इसी तरह से इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट C, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ऐसा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटरसेक्शन के केस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A के सक्सेस नहीं होने की क्या होगी, एक में से माइनस कर देंगे 1 - 1/3। इसी तरह से क्या होगा,
इसी तरह से होगा 1-2/5 और इसी तरह से होगा 1-2/3। तो क्या होगा 2/3 इंटू 3/5 इंटू 1/3। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2/15 हो जाएगा आंसर इस केस में। तो यही आंसर हो गया दोनों पार्ट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज ए स्पेड एंड अदर इज ए क्वीन ऑफ रेड कलर। ये कह रहा है कि 52 पत्तों में से 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स ड्रॉन किया जाता है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब कि मैंने पहला कार्ड ड्रॉ किया तो उसका कलर देख करके उस पत्ता को उसी कार्ड में, उसी पैक ऑफ कार्ड में डाला नहीं, उसको अलग रख दिया। तो जब मैं अलग रख दिया हूँ तो एक पत्ता क्या होगा, घट जाएगा, एक कार्ड्स घट जाएगा। अब 51 कार्ड्स हो जाएगा। अब 51 कार्ड्स में से दूसरे कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो उसका भी प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये डिपेंडेंट इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी है। तो डिपेंडेंट्स के केस में कैसे सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं। तो जैसे मैंने कि 52 कार्ड्स में से जब मैंने पहला कार्ड्स ड्रॉ किया तो पहला कार्ड्स में ये या तो हो सकता है कि पहला कार्ड से यह स्पेड आ गया है, पहला जो मैंने कार्ड निकाला है वही स्पेड आ गया, या तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला कार्ड क्वीन आया होगा। ये 2 केस हो सकता है ना कि रेड कलर का, या तो पहला कार्ड स्पेड आया होगा और बाद में आया होगा दूसरा कार्ड में क्वीन रेड कलर का, या तो पहले कार्ड ही क्वीन आ गया होगा रेड कलर का और बाद में स्पेड आया होगा। तो यही ना 2 केस बनता है। तो हम यही लिख लेते हैं कि ए डिनोट्स द इवेंट गेटिंग a spade card in first drawn और बी डिनोट करता है A1, ठीक है। अब B2 डिनोट करता है कि गेटिंग क्वीन ऑफ रेड कलर, गेटिंग क्वीन ऑफ रेड कलर इन सेकेंड ड्राउन, ठीक, ये हो गया। अब ये हो सकता है कि A2 जो इवेंट है वो गेटिंग अ स्पेड कार्ड इन सेकेंड ड्राउन। जो मैंने दूसरा बार ड्रॉ किया है तो तब यह तो रहे स्पेड कलर का और पहले बार में ही आ जाए, और या अब पहले बार में ही आ जाए, क्या पहले बार में ही आ जाए क्वीन ऑफ रेड कलर पहले बार में ही आ जाए, COL कलर इन फर्स्ट ड्रॉन, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन स्पेड, या तो मतलब कि या तो पहले बार में आया होगा स्पेड और दूसरे बार में आया होगा क्वीन, और या तो ऐसे होगा कि पहले बार में आया होगा क्वीन और बाद में आया होगा स्पेड। यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है तो हम एडिशन थ्योरम लगा देते हैं कि ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, A+B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन A2, और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि सारा के सारा क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो उस केस में क्या होगा, इंटरसेक्शन 0 ही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं दोनों का दोनों। तो पहला कार्ड के स्पेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, अभी तो 52 कार्ड्स है तो 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स स्पेड होगा तो 13C1/50C1 हो जाएगा। एंड
अब जब एक कार्ड निकल चुका है तब तो 51 कार्ड बचा, 51 कार्ड बचा और एक स्पेड भी चला गया। तो अब हमें पता करना कि क्वीन ऑफ रेड कलर, क्वीन ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का क्वीन तो है होगा ही, और क्वीन ऑफ रेड कलर का एक ही होगा, तो 1/51 होगा, क्योंकि एक ही होगा, रेड कलर का क्वीन एक ही होगा। प्लस या तो ऐसा भी हो सकता है कि जब पहले बार में जो आया कि वो क्वीन ऑफ रेड कलर का होगा 52, और दूसरा जो कार्ड है वो स्पेड है, तो स्पेड तो 13C1 में से 50C1 हो जाएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या होगा 13/52 इंटू 51 प्लस, और क्या होगा यहाँ पर रेड कलर का 2 होगा ना, एक तो होगा लाल पान का, एक लाल पान का क्वीन, और एक होगा ईट का, डायमंड का क्वीन। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 से 2 होगा, ठीक है, 2 सॉरी यहाँ मैंने तो कि 2 होगा, एक क्योंकि रेड कलर लिखा हुआ ना, तो रेड कलर लिखा होता है, वो ईट डायमंड का होगा क्वीन, और एक ठो ये लाल पान का होगा क्वीन। तो 2 क्वीन होगा, तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं, यहाँ भी 2/52 हो जाएगा, और 13/51। तो यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया। इसे और अच्छी तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से कैंसिल के 13 चौका 52, 2 ये हो गया, फिर 13 चौका 52, 1/2, तो मतलब कि 1/102 प्लस 1/102 बराबर 2/102 बराबर 1/151, 1/51 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B and C solving a problem are 1/3, 2/7 and 3/8 रिस्पेक्टिवली। दिया हुआ है कि A इवेंट के प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, A इवेंट के प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/3, B इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/7, और C इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/8 सोल्व करने का, ठीक है। इफ़ ऑल 3 ट्राई टू सोल्व प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 3 व्यक्ति या तो कोई भी 3 जो है स्टूडेंट्स से सोल्व ट्राई किया है साइमल्टेनियसली एक साथ, ए भी किया एंड बी भी किया एंड सी, तीनों साइमल्टेनियसली सोल्व करना स्टार्ट किया है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सोल्व इट, मतलब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व इट, उनमें से केवल एक ही सोल्व करता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब या तो क्वेश्चन ए सोल्व करेगा, बी या सी सोल्व नहीं कर पाएगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो बी स्टूडेंट्स जो है सोल्व कर चुका है, लेकिन ए और सी नहीं कर पाया है। या तो ऐसा भी एक केस हो सकता है कि सी क्वेश्चन को सोल्व कर पाया लेकिन बी और ए सोल्व नहीं कर पाया है। तो मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब कि ए सोल्व कर पाया है लेकिन बी एंड सी सोल्व नहीं कर पाया, ये केस होगा यूनियन। या तो ए नहीं सोल्व कर पाया लेकिन बी सोल्व कर पाया है और सी सोल्व नहीं कर पाया है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ए भी नहीं सोल्व कर पाया लेकिन सी सोल्व कर पाया है। तो हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, और सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से मतलब नहीं है। एक को सोल्व करे या ना करे उसको दूसरे से क्या मतलब है, ये तो इंडिपेंडेंट है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो सोल्व करेगा तो ये सोल्व नहीं, ये इसका मन बदल जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी चेंज थोड़ी हो जाएगा कि वही प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है
ए बी सी तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, इंटरसेक्शन के केस में प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट बी इंटरसेक्शन नोट सी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट सी प्लस यूनियन यहाँ के जगह पर क्या होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट बी और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो हम लिख देते हैं तीनों तीनों प्रोबेबिलिटी। 1/3 हो गया, इसका 1 में से घटाएंगे 2/7 को क्या होगा 5/7 और इसे भी घटाएंगे 1 में से 3/8 को तो क्या होगा 5/8 प्लस अभी क्या करेंगे इसमें नोट एक करा है तो 1 में से घटाएंगे 1/3 जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/3 से घटाएंगे तो क्या होगा 2/3 प्लस इसका प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगा 2/7 ही और इसमें से 1 में से 3/8 को घटाएंगे तो क्या होगा 5/8 ये हो गया। और यहाँ पर क्या होगा इसमें 1 में से घटाएंगे क्योंकि नोट लगा हुआ तो 2/3 एंड इसका हो जाएगा 5/7 एंड हो जाएगा 3/8 यही रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या होगा 25/8 या 24 7 68 168 4 5 यहाँ से कट जाएगा 4 5 20/8 7 या 21 से कह सकते 7 या 8 या 24 7 68 168 प्लस इसमें भी 5 या 15 दूना 30 हो जाएगा 30/168 तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 30 20 50 75/168 आंसर हो गया। अगर जो हम इसे डिवाइड करना चाहेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 3 बार में कट जाएगा 25 या 75 3 5 15 3 3 6 18 तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 persons A and B throw a die alternatively till one of them gets a 3 and win the game। मतलब कह रहा है कि पहले कोई भी मतलब कि दोनों में से एकाएक की क्या करता है कि थ्रो करता है पासा को डाई को थ्रो करता है और गेटिंग क्या करता है कि अगर जो वो 3 आता है तो जिसके जो उछालेगा और 3 ले आएगा थ्रो कर करके तो वो क्या गेम को जीत जाएगा विन कर जाएगा और जो नहीं लाएगा वो जीतेगा नहीं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है फाइंड दियर प्रोबेबिलिटी फाइंड दियर रेस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ़ ए बिगिंस। कह रहा है कि जो थ्रो करने का चांस दिया गया है को पहले ए से शुरू किया गया कि पहले ए थ्रो करेगा उसके बाद बी थ्रो करेगा फिर ए थ्रो करेगा फिर बी थ्रो करेगा इसी तरह से अल्टरनेटिवली थ्रो करता रहेगा। तो कब तक तब तक कि जब तक कि 3 नहीं आता है और वो गेम को जीतता नहीं है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब ए शुरू करेगा तो मान लेते हैं कि ए से शुरू किया तो मान लेते हैं कि पहला बार में थ्रो किया तो 3 नहीं आया तो इसके क्या प्रोबेबिलिटी होगा है ना। ए डज नॉट गेट 3 इन फर्स्ट थ्रो में नॉट गेट 3 है ना। ये क्या है नॉट गेट 3 इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/6 ये होगा। तो जब ए नहीं पाया 3 तो क्या करेगा बी शुरू करेगा तो दूसरा बार कौन ट्राई करेगा बी ट्राई करेगा। तो बी को भी मान लेते हैं कि नहीं आया है तो बी को नहीं आया तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा पहली बार में तो वो किया था तो नहीं आया था। तो यहाँ पर जो है ए शुरू किया है तो ए के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि या तो पहली बार में ही 3 आ गया होगा या तो जब पहला बार में 3 नहीं आया तो ए तो नहीं जीत पाएगा
और ए को जिताना है, कह रहा है कि ए के विन करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, और बी का भी पूछ रहा है कि बी के विन करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम ए का विन करने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो बी का भी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा विन करने का। तो ए के विन करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या तो पहले बार में विन कर जाएगा कि मैंने कि पहले बार थ्रो किया, वो ए पर्सन पहली बार थ्रो किया और पहले बार में ही 3 ले आया। तो जब पहले बार में ही 3 ले आया तो क्या हो, वो विन कर जाएगा। तो विन करने का चांस कब बनता है, या तो पहली बार में बनता है, या तो जब पहली बार फेल कर गया तो अब तो दूसरी बार बी की बारी है, तो दूसरी बार तो कोई चांस ही नहीं बनता है, तो बी का हो गया। और जब तीसरी बार आया तो तीसरी बार में वो जीत सकता है। ठीक इसी प्रकार तीसरी बार में अगर जो वो नहीं जीत पाया ए वाला, तो चौथी बार तो बी का चांस आ जाएगा, तो पाँचवीं बार में जीतने की चांस बन जाएगा। तो एक के जीतने के चांस कौन कौन से चांस में है, पहली बार में जीत सकता है, या तीसरी बार में जीत सकता है, या तो पाँचवीं थ्रो में जीत सकता है, या तो 7th थ्रो में जीत सकता है। इस तरह से मतलब ऑड के केस में वो जीतने की संभावना है, उसको गेम को जीतने की संभावना है। तो मान लेते हैं कि पहली बार जीत गया, तो पहली बार जीत गया मतलब कि पहली बार 3 ले आया, पहली बार में ही जो वो थ्रो किया डाई को और 3 ले आया, तो पहली बार में जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1/6 एक के जीतने का। और दूसरी बार ये पहली बार हुआ, ये तीसरी बार जब वो दूसरी बार जीतेगा तो क्या होगा, विनिंग ऑफ ए पर्सन के विनिंग करने का क्या होगा, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, गेटिंग थ्री इन थर्ड थ्रो। तीसरी बार जब वो फेंका तो गेटिंग 3 पाया एंड विन द गेम। तो तीसरी बार आया, दूसरी बार में तो वो बी का चांस मिलेगा ना। तो पहली बार नहीं आया था, दूसरी बार भी नहीं आया क्योंकि दूसरी बार तो दूसरे का चांस था, और तीसरी बार आ गया तो क्या हो गया 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6। और जब तीसरी बार में भी नहीं जीतेगा तो फिर पाँचवीं बार चांस मिलेगा, तो चांस मिलेगा तो पाँचवीं बार में वो जीत सकता है। तो मान लेते हैं कि विनिंग करने का क्या होगा, पाँचवीं बार विन करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो गेटिंग 3 इन फिफ्थ थ्रोन। चौथी बार जब वो फेंका तब वो पाँचवीं बार जो वो फेंका तो वो क्या होगा, गेट 3 पाया एंड विन द गेम को जीत लिया। पाँचवीं बार फेंका और 3 ले आया और जीत गया। तो पहली मतलब कि इसका मतलब क्या, पहली बार में वो नहीं लाया था, दूसरी बार तो दूसरे को मौका मिला था, तीसरी बार में भी वो नहीं लाया था, और चौथी बार तो दूसरे को मौका मिला था, और तीसरी बार क्या होगा, वो पाँचवीं बार वो ले आया। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 5/6 इंटू 1/6 ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये आ गया। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि एक के विन करने का सीरीज क्या हो रहा है, एक के विन करने का सीरीज हम क्या पा रहे हैं, सीरीज एक के विन करने का, या तो पहली बार में जीत गया होगा तो 1/6 आया, या जब तीसरी बार में आया होगा तो क्या तब वो जीता होगा तो 1/6, या तो पाँचवीं बार वो जीता होगा तो इसके क्या रहा 1/6 5/6 पर पावर 4 ये पाँचवीं बार में, या तो सातवीं बार में वो जीतेगा तो क्या होगा 2 4 6 पावर होगा, सिमिलरिटी पैटर्न पकड़ करके, या 1 इंटू 1/6। तो हम देख रहे हैं कि एक सीरीज बन रहा है जीतने का इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक सीरीज बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम बाई ए क्या होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ये जीपी बना रहा है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1 से छोटा है। तो उस केस में क्या होता है a/1 - r, तो a का वैल्यू क्या होगा 1/6 डिवाइडेड बाई 1 - r, तो r का वैल्यू क्या आएगा 5/6 का होल स्क्वायर। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या होगा 36 में से 25 गया, 36 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 11 आएगा।
तो यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया 6/11। ए के विन करने का प्रोबेबिलिटी, जब ए के विन करने का प्रोबेबिलिटी आ गया 6/11, तो बी के विन करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बी के विन करने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो हम माइनस कर देते हैं कि ए में से, तो बी के विन करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 5/11 होगा, क्योंकि एक में से 6/11 घटाएंगे तो 5/11 ही आएगा। तो बी के विन करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/11। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पर्सन्स ए बी एंड सी थ्रो ए डाई इन सक्सेशन टिल वन गेट्स ए 6 एंड विन द गेम। मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें 2 पर्सन था, इसमें 3 पर्सन है। तो वही क्वेश्चन है, सेम है, बस सॉल्व करने के लिए इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि ए को विन करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, बी के विन करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, और सी को विन करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। जब ए शुरू करता है तो ए कैन विन द गेम, ए जीत सकता है गेम को, ए कैन विन द गेम इन आइदर इन फर्स्ट थ्रोन, या तो पहली बार में वो छक्का ले आएगा, 6 ले आएगा फर्स्ट थ्रोन जब थ्रो करेगा, तो या तो दूसरा तीसरा, तो दूसरी बार में तो बी स्टार्ट करेगा, तीसरी बार में सी स्टार्ट करेगा, फिर चौथी बार उसे चांस मिलेगा। तो चौथी बार में होगा कि चौथी बार में ये फोर्थ थ्रोन में करेगा, या तो चौथी बार में नहीं आएगा तो 5वीं बार तो फिर बी के चांस मिल जाएगा, छठी बार सी के चांस मिलेगा, तो फिर 7वीं बार में वो जीत सकता है। तो इन 7 थ्रोन, या फिर वो 7वीं बार में वो जीतेगा। इस तरह से ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी होगा, ये हो गया। और बी कब जीत सकता है, बी को तो सेकेंड चांस मिलेगा, सक्सेशन लिखा हुआ ना, पहले ए स्टार्ट करेगा, उसके बाद बी स्टार्ट करेगा और सी स्टार्ट करेगा। इस तरह से ऑर्डर दिया हुआ है कि कब वो थ्रो करेगा, उसको कब मौका मिलेगा। तो बी के विनिंग करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली बार में तो ए स्टार्ट किया था, तो दूसरी बार किसे चांस मिलेगा, तो वी कैन विन द गेम विन द गेम इन आइदर इन सेकेंड थ्रो में जीतेगा, या सेकेंड में अगर जो नहीं जीत पाया, सेकेंड में अगर जो बी नहीं जीत पाया तो थर्ड में तो सी को चांस मिल जाएगा, फोर्थ में ए को चांस मिलेगा, फिर फिफ्थ में चांस मिलेगा, बी को फिर फिफ्थ में चांस मिलेगा। तो सेकेंड में जीतेगा या तो फिफ्थ में जीतेगा, फिफ्थ थ्रो में नहीं जीतेगा तो या तो फिर 6th 7th 8th थ्रो में फिर वो जीतेगा। इस तरह से आएगा। तो हम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए क्या आ जाएगा, वो पहली बार में ही जीत गया होगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6। दूसरी तीसरी में नहीं जीता तो दूसरी तीसरी तो ये फेल हो जाएगा 2 बार, तीसरी बार में वो चौथी बार में वो जीतेगा। दूसरी में नहीं जीता, तीसरी में भी नहीं जीता तो वो क्या करेगा, चौथी में जीतेगा। वो पहली में वो नहीं जीता, दूसरी में भी वो नहीं जीता, तीसरी में भी वो नहीं जीता तो चौथी में जीतेगा। फिर इसी तरह से चौथी में अगर जो नहीं जीता तो पाँचवीं में भी नहीं जीतेगा, छठी में भी नहीं जीतेगा तो 7वीं में जीतेगा। तो 7वीं में जब जीतेगा तो 6 बार तो उसका ऐसे ही चला गया, 5/6 पावर 6 इंटू 1/6, ये होगा प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरह से जीपी का सीरीज बनेगा। तो जीपी का सीरीज बनेगा तो हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, ए के विन करने का प्रोबेबिलिटी A/1 - R मतलब 1/6 होल डिवाइडेड बाई 1 कॉमन रेशियो क्या होगा 5/6 पावर 3, ये कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे 36
और 216 में से 125 गया तो कितना होगा 36 डिवाइडेड बाई 1, 11 में से 2 गया 9, 91, 63 91 12 तिया 36। तो ये आंसर आ गया 36/91 एक जीतने का प्रोबेबिलिटी। तो वी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो वी के जीतने की प्रोबेबिलिटी पहली बार में तो वो नहीं जीता क्योंकि उसको चांस मिला था, ए को चांस मिला था, तो दूसरी बार जीतेगा, दूसरी बार जीता। अगर जो दूसरी बार में वो नहीं जीता तो क्या होगा, तीसरी बार तो सी को चांस मिल जाएगा, चौथी बार ए को चांस मिल जाएगा, फिर पाँचवीं बार में वो जीतेगा। तो पहली बार में नहीं जीता था, दूसरी बार में भी नहीं जीता था क्योंकि नहीं जीता था, और तीसरी बार में भी नहीं जीता था क्योंकि उसको चांस नहीं मिला था, चौथी बार में भी वो नहीं जीता था, तो ये पाँचवीं बार में जीतेगा। इस तरह से इसका सीरीज चलता जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, A/1 माइनस RGP बनेगा। तो इस केस में 5/6 को कट जाएगा और 1/6 कट जाएगा तो 3 को बचेगा। R कॉमन रेशियो क्या होगा, R बराबर 5/6 पर पावर 3। तो यहाँ पर पहला टर्म क्या हो गया 5/36 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/6 का पावर 3। तो क्या आएगा, ये आएगा 5/6 होल डिवाइडेड बाई 216 में से 125 घटाएंगे तो आएगा 91। तो 91 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 5/6 गुने 91, तो 6 9 6 54, 546 आएगा आंसर किसका, बी का। जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो, लेकिन अगर जो 30 है तो ये 5 से 6 नहीं, यहाँ पर ऊपर में ही मल्टीप्लाई आएगा 5, ये 6 ऊपर में ही आएगा क्योंकि इसका पावर 3 है ना, तो ये 30 बन जाएगा, 30/96 होगा, सॉरी 30/96 91 हो जाएगा, घटाने पर 91 आया था, 30/91 हो जाएगा। तो सी के विन करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो एक में से घटा देंगे, एक क्योंकि टोटल 1 होता है, प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होता है, तो ए और बी वाले को जोड़ करके घटा देंगे। तो ए वाला 36/91 था और बी वाला 30/91 था। तो जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा इसका सी के विन करने का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 25/91। ये सी को आया है विन करने का प्रोबेबिलिटी कि सी जीतेगा गेम को, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो 25/91। और बी विन करेगा गेम को, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 30/91। और एक कितना बार में जीतेगा, कितना प्रोबेबिलिटी होगा उसका विन करने का गेम का, तो 36/91। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को।